जय जय नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. हाँ जी, गुड मॉर्निंग सचिन, सूरज, अश्विनी, ऋषभ, अंशिका, आकांक्षा, विवेक, निखिल। अरे तो भाई माइक ऑन था क्या? हाँ जी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो आप लोगों ने भी सुना, चलो अच्छी बात है। हाँ जी, सुबह सुबह भगवान का नाम लिया आप लोगों ने और आप लोगों को भी सुनाई दिया। चलिए, ये तो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मुस्कान, विक्रम, रोशन, नीतेश, कौशल, गौरव, राजू, आदित्य, बिट्टू, प्रभाकर, चैतन्य, साक्षी, a very good morning all of you. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, a very good morning all of you. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, शानदार। हाँ जी। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भाई हम लोगों ने देखो, कल वो जो बच्चा आया था प्रहलाद नारायण शर्मा, जिसने यूपीएससी 104 रैंक हासिल की है, मैंने बताया भी था। मैं उसको हमारे उसके साथ हमारी एक छोटी सी मुलाकात है ना, और वार्तालाप हुई थी हमारी आपकी क्लास के बाद। मैं उससे मिला भी था, तो बच्चे ने बताया कि वो बच्चा मतलब ऐसा नहीं कि उसको एक बार में सक्सेस मिल गई। हाँ, इतने इस लेवल पर जो पहुंचा है वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट उसने लिया। पहली बात तो मतलब अगर उसकी हम लाइफ की जर्नी की बात करें, है ना, तो 3 साल उस बच्चे ने मेडिकल की तैयारी करी। पहले बेचारा मेडिकल मतलब मेडिकल में उसको सक्सेस नहीं मिली। उसके सारे फ्रेंड्स का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, बट उसका ही मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो अब हम कभी कभी ईश्वर को कोसने लग जाते हैं ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो सोचो उस बच्चे, अगर वो बच्चा उस समय डिप्रेशन में चला जाता और परेशान हो जाता कि भगवान मेरे साथ ही क्यों आप ऐसा गलत कर रहे हो, मेरे सारे फ्रेंड्स मेडिकल में लग गए, मुझे नहीं लगा रहे हो, 3 साल मैंने अटेम्प्ट ले लिए, उसके बाद भी सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर उसने साइंटिस्ट का पेपर दिया एक, है ना, साइंटिस्ट के एग्जाम में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पीएचडी के लिए ट्राई किया, वहां भी उसको सक्सेस नहीं मिली। समझ रहे हो? पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। दूसरी बार दिया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तीसरी बार दिया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर जब उसने चौथी बार पेपर दिया तो सीधा टॉप लिस्ट में आ गया नाम उसका। तो समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए जरूर लिखा है और बहुत बेहतर लिखा है। क्या पता उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता यूपीएससी में, लेकिन ये वाली रैंक उसको नहीं मिल पाती। बहुत लोअर रैंक उसको मिल पाती। और जब लोअर रैंक में अगर एक बार उसका सिलेक्शन हो जाता तो इस लेवल तक वो शायद दोबारा तैयारी करके नहीं पहुंच पाता, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। डेफिनेटली एक ना एक दिन ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिख रखा है। समझ रहे हो? हाँ जी, जी हाँ। तो इसीलिए कभी भी किसी को कोसना नहीं चाहिए, कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए कि सर हमारा भाग्य सबसे खराब है। किसी किसी दूसरे व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिख रखा हो। ठीक है जी, इसीलिए वो छोटी चीज आपको नहीं देना चाह रहा। चलिए साहब, हाँ जी, सुबह सुबह हम भजन सुन लेते हैं। अब तो बेटा उसको आईएएस वाली रैंक, आईएएस की पोस्ट मिलेगी सीधा। ठीक है, सबसे जो, हाँ आईएएस ही बनेंगे वो। राजस्थान क्रेडिट मतलब राजस्थान
में ही उनको शायद डीएम की पोस्ट मिल जाए। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम लोग ना स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, और स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले तो स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा था, है ना। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा था, कथन और पूर्व धारणाएं। कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाओं की अगर हम बात करें तो कथन और पूर्व धारणाओं की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे सारे अजम्पशन ऑलमोस्ट सही होते हैं। सिर्फ दो अजम्पशन हमारे गलत होते हैं, एक जो डायरेक्टली स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते हैं, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट का विरोध करते हैं, दूसरा जो कि इलॉजिकल होते हैं, जो कि अमान्य होते हैं। ये दो ऐसे अजम्पशन है जो कभी सही नहीं हो सकते। इन दोनों अजम्पशन को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर था हमारा, है ना, वो था स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणा। स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणा है। और दूसरा जो चैप्टर हमने पढ़ा वो पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसके परिणाम। कारण और उसके परिणाम, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। तो कारण और परिणाम में हमने क्या जाना कि जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो उसका परिणाम होगा, ठीक है। हाँ जी, एज प्रॉब्लम वाला बेटा वीओडी सेक्शन में अपलोड होगी वीडियो एज की। ऐसा हो ही नहीं सकता एज की वीओडी सेक्शन में अपलोड ना हो, अपलोड होगा लेक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कार्यवाही, कि हमें क्या कार्यवाही करनी है, हमारी समस्या का समाधान क्या है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स। स्टेटमेंट आर्गुमेंट मतलब कथन और तर्क। हम पढ़ने वाले हैं कथन और तर्क। बेसिकली एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ना एक स्टेटमेंट गिवन होगा, एक स्टेटमेंट यानी कि एक कथन गिवन होगा, ठीक है। हाँ जी, और आर्गुमेंट्स गिवन होंगे, आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स जिसको हिंदी में कहते हैं तर्क। आर्गुमेंट्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको तर्क कहते हैं, हिंदी में इसको तर्क कहते हैं। अच्छा, जो कथन होता है ना यहाँ पे, बेसिकली वो एक एडवाइस होती है। कथन बेसिकली एक एडवाइस होती है, एडवाइस यानी कि सलाह। कथन यानी कि एडवाइस, एडवाइस यानी कि सलाह। हमसे एक सलाह ली जाएगी, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, शुड बी डू लाइक दैट, हाँ, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, हमसे पूछा जाएगा शुड बी डू लाइक दैट, मतलब क्या हमें ऐसा करना। कुछ भी एडवाइस हमसे ले सकते हैं कि क्या हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या हमें फुटबॉल खेलना चाहिए, क्या हमें रोज सुबह वॉक करनी चाहिए, क्या हमें जिम जाना चाहिए, क्या हमें, है ना, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। कुछ भी एडवाइस हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या हमें करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, शुड बी ज्वाइन करियर विल, क्या हम करियर विल ज्वाइन करें। तो अब आपसे कोई एडवाइस पूछ रहा है, क्या हमें करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, तो आप जो है आर्गुमेंट्स उसको दोगे, है ना। आप क्या बोलोगे, हाँ, क्या अगर आपसे पूछे क्या हमें करियर विल ज्वाइन करना चाहिए तो आप क्या बोलोगे। आप ये बोलोगे, या तो बोलोगे यस या फिर बोलोगे नो, है ना। दो ही चीज तो बोलोगे, यस और नो। तो लेकिन जो यस और नो है ना, तो आपके यस और नो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या आपको करियर विल ज्वाइन करना चाहिए तो आप कहोगे हाँ या ना। तो आपकी हाँ और ना से बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अगर आपने हाँ बोला है तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या कारण है। अगर आपने हाँ बोला तो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, और इसी रीजन कारण को हम बोलते हैं तर्क। इसी रीजन कारण को हम बोलते हैं तर्क। अगर आपने नो बोला है तो उसके पीछे का रीजन आपको देना पड़ेगा, उसके पीछे का तर्क आपको देना ही पड़ेगा। तो आपकी हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पीछे को आपको एक रीजन देना पड़ेगा। अगर आपने हाँ बोला तो रीजन दो, अगर आपने ना बोला तो भी रीजन दो। फिर हम क्या देखेंगे कि हम आपकी हाँ और ना को नहीं देखेंगे, हम ये रीजंस को देखेंगे कि ये रीजन सही है या गलत है, ये रीजन आपका सही है या गलत है। अच्छा, जब रीजन सही होता है ना, रीजन सही होता है तो जो आपका आर्गुमेंट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग यानी कि ठोस तर्क होता है। जब रीजन हमारा सही होता है तो जो आपका आर्गुमेंट है, जो आपका रीजन है, जो आपका आर्गुमेंट है वो क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, वो एक ठोस तर्क होगा। अगर आपका रीजन गलत है, अगर आपका आर्गुमेंट गलत है तो इसका मतलब वो वीक है।
इसका मतलब वो वीक है, वीक है यानी कि वो कमजोर है, वीक है यानी कि वो कमजोर है। तो आपका जो तर्क होगा ना बेटा वो कमजोर तर्क होगा, है ना। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या करना है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें अपने रीजन और अपने आर्गुमेंट को ये चेक करना है कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या फिर वीक आर्गुमेंट है। हमारा जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या फिर वीक आर्गुमेंट है। हमारा जो तर्क है बेटा वो एक ठोस तर्क है या वो एक कमजोर तर्क है। हाँ, तो हमें ये पहचानना है कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठोस है या कमजोर है। ये चीज हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स की, तो भैया कितने प्रकार के आर्गुमेंट्स होते हैं बताओ। अगर हम टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स की बात करें, अगर हम बात करें तर्क कितने प्रकार के होते हैं, देन योर आंसर विल बी देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड सेकंड वन इज वीक आर्गुमेंट। पहला जो तर्क होता है वो एक ठोस तर्क होता है, और जो दूसरा तर्क होता है वो एक कमजोर तर्क होता है, वो एक वीक होता है। ठीक है, पहला स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक, पहला स्ट्रॉन्ग होगा दूसरा वीक होगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी आर्गुमेंट को देखकर कैसे पहचानते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या वो वीक आर्गुमेंट है। हम कैसे पहचानेंगे, हैं भाई? हमारे हिसाब से तो जो हम आर्गुमेंट करते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट करते हैं, हमारे हिसाब से, हमारी अपनी सोच के हिसाब से। लेकिन आज मैं आप लोगों की सोच को बदलने जा रहा हूं। आज के बाद आप जब भी किसी से आर्गुमेंट करोगे, आप जब भी किसी को तर्क दोगे, तो बेटा आज के बाद आपका जो तर्क होगा वो हमेशा ठोस होगा। आप फालतू की बातें आज के बाद करना छोड़ दोगे। ठीक है, ये चैप्टर आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी को भी जज करता है कि आपकी पर्सनालिटी किस लेवल की है ना। हाँ जी, तो आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बातें ही करने वाले हो। आज के बाद आपकी जितनी भी बातें होंगी सारी की सारी ठोस होने वाली है। आज के बाद आप वीक बातों को करना छोड़ने वाले हो, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो वीक होती हैं। तो चलो पहले मैं वीक आर्गुमेंट्स को ही बता देता हूँ। देखो, एक चीज याद रखना, अगर कहीं भी पूरे सेंटेंस में ओनली वर्ड का अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम बता रहे हैं कि यही केवल एकमात्र सॉल्यूशन है, केवल एकमात्र यही उपाय है, तो केवल एकमात्र अगर यही उपाय है तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना, ओनली वन सॉल्यूशन हो ये संभव नहीं है, क्योंकि मोर देन वन सॉल्यूशन होता है। भाई रियल लाइफ में किसी भी चीज का सिर्फ एकमात्र ही सॉल्यूशन है ऐसा संभव नहीं है ना। हर समस्या के बेटा काफी सारे समाधान होते हैं, तो केवल एकमात्र ही सॉल्यूशन हो किसी समस्या का ऐसा नहीं है। तो इसलिए ओनली वर्ड का यूज हम नहीं करने वाले। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कहीं पर कंपैरिजन है, कहीं पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कहीं पर हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी से भी तुलना नहीं कर सकते, है ना। आपस में हम तुलना नहीं कर सकते, दो व्यक्तियों की तुलना नहीं हो सकती, दो कंपनीज की तुलना नहीं करेंगे हम, दो देशों की तुलना नहीं करेंगे, दो राज्यों की तुलना नहीं करेंगे। भाई आपके मम्मी पापा बहुत आपका कंपैरिजन करते हैं ना, आपके बड़े भाई मतलब पड़ोसी के बच्चे से, है कि भाई तू क्या कर रहा भाई। आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं ना, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रही हो, है, देखो शर्मा जी के लड़के ने तो ये कर लिया, गुप्ता जी की बेटी ने तो ये कर लिया, है। तो ये जो कंपैरिजन है ना बेटा, ये नेगेटिव होता है। ये जब भी आप कंपैरिजन लाओगे ना अपने आर्गुमेंट में, तो वो हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो अपने मम्मी पापा से कह देना, अगर आज के बाद आपके मम्मी पापा आपको किसी के साथ कंपेयर करें तो कह देना, मम्मी हमसे वीक बातें मत करो, हमसे स्ट्रॉन्ग बातें करो, हमें पता चल गया है कि ये कंपैरिजन करना वीक होता है? तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलिए दूसरी चीज, है ना, ओनली वर्ड कभी नहीं आना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। एडवाइस, देखो मुफ्त की सलाह नहीं, अगर आप मुफ्त की सलाह की बात कर रहे हो तो वो हमेशा वीक कैटेगरी में आएगी।
जितनी की फ्री की एडवाइस होती है ना, सब वीक कैटेगरी में आती है, सब वीक। क्योंकि दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है ना, समझ रहे हो ना। आप निकल जाओ, अपनी कॉलोनी में निकल जाओ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ निकल जाओ, तो ज्ञान का भंडार आपको दिया जाएगा आपके करियर को लेके, ठीक है। तो वो जितना भी ज्ञान का भंडार आपके करियर को लेके आपको दिया जा रहा है ना फ्री में, वो सब क्या है, वो सब का सब वीक है, वो एकदम वीक है, वीक। समझ रहे हो बेटा। हम तब तक सही नहीं होते हैं जब तक डॉक्टर पर्चा ना बना दे पैसे लेकर। समझ रहे हो, फ्री की दवाई कितनी भी खा लो बेटा, ठीक नहीं होते हम। जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, एक दिन पर्चा बनवाते हैं, उसी दिन ठीक हो जाते हैं। समझ रहे हो, तो वो फ्री की एडवाइस से काम नहीं चलता, पैसे देने पड़ते हैं। हाँ जी, बता, ये तो पुराने समय से चला आ रहा है। गुरु भी दक्षिणा तब दिया करते थे, मतलब गुरु भी शिक्षा तब दिया करते थे जब वो गुरु दक्षिणा लिया करते थे। उनको गुरु दक्षिणा चाहिए होती थी, तब जाके उस शिक्षा का मतलब फल मिलता था शिष्य को। हेलो, तब जाके उनको उसका फल मिलता था। इसीलिए करियर विल जो छोटी मोटी फीस आपसे लेता है ना, इसीलिए लेता है, कहीं आपको एकदम फ्री सेवा ना हो जाए, फिर आपको ये ज्ञान मिल ही ना पाए, है ना। तो इसीलिए छोटी मोटी फीस आपसे, एक जैसे टोकन मनी आपसे लिया जाता है एक तरीके से, समझ रहे हो, ताकि आप इस चीज की वैल्यू को समझो। हाँ, इंसान वैल्यू तभी समझता है किसी चीज की जब उसके पैसे खर्च कर देता है, वरना फ्री में उसको कुछ भी मिल जाए वो उसके लिए बेकार है, ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट, तो ओनली कंपैरिजन एडवाइस, और इसके बाद एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। हाँ, एम्बिगियस मतलब किसी बात को सुनकर हम थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएं, किसी बात को सुनकर हम थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब जो डबल मीनिंग बातें होती हैं, जो इधर उधर मतलब आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, जो थोड़ी सी मतलब डाउटफुल बातें हैं, जो डाउटफुल बातें हैं, वो हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में आएंगी। जैसे मैं आपसे कहूं, अबे क्यों पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, मौज करो, खेलो कूदो, क्योंकि एक ना एक दिन तो मर जाओगे तुम, पढ़ लिख के क्या कर लोगे तुम, है मरना तो तुम्हें है एक ना एक दिन, खुलकर खाओ पियो ऐश करो, क्यों दुनिया की टेंशन ले रहे हो, है। अगर आपसे कहती जाए खाओ पियो मौज करो, मरना तो है सबको एक ना एक दिन। तो बातें होती है ना जो थोड़ी डाउटफुल में चली जाती हैं, ये वीक की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, ये वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एम्बिगस, एडवाइस, कंपैरिजन, ओनली वर्ड, इसके बाद सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास। हम ना अंधविश्वासी नहीं हो सकते, हम आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, हम आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी को दर्शाते हैं। अगर हमारे आर्गुमेंट में ये सारी बातें हैं तो वीक आर्गुमेंट है, पक्का वीक आर्गुमेंट है। अब हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। देखो, अगर हम किसी को कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं और हम उसको बोलते हैं दिस इज द वन वे, यह एक तरीका है काम करने का, मतलब ये 100 तरीकों में से एक तरीका है, तो ऐसे आर्गुमेंट ना पॉजिटिव एनर्जी को शो करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कहते हो ना कि यह एक तरीका है काम करने का, दिस इज द वन वे, है ना, यह भी एक तरीका है, तो ये आपकी पॉजिटिविटी को शो करता है, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को शो करता है। अगर आप बोल दो दिस इज द ओनली वे, तो ये वीक है, दिस इज वन वे, तो ये स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो, केवल एकमात्र यही तरीका है, तो ये वीक है। ये भी एक तरीका है, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाता है। अगर कोई भी बात किसी गवर्नमेंट ने कह दी, देखो गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हायर अथॉरिटी ने अगर कुछ कहा है, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। समझ रहे हो,
द डिसीजन टेकन बाय आवर गवर्नमेंट आर ऑलवेज वेलकम। आप हमेशा याद रखो, गवर्नमेंट जो भी कुछ करेगी, सुप्रीम कोर्ट जो भी कुछ ऑर्डर देगा, वो हमेशा स्ट्रांग होंगे, वो कभी वीक नहीं हो सकते। ठीक है जी हाँ, सरकार जो भी करेगी वो हमेशा स्ट्रांग की ही कैटेगरी में जाएगा। अगर आपको नंबर चाहिए तो बेटा आपको सरकार का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर नंबर चाहिए तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो वन वे गवर्नमेंट और आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर कोई बात करी जाए तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के कैटेगरी में जाएगी। अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई बात करी जाए तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के कैटेगरी में जाएगी। अब आप कह रहे हो सर ये एडवाइस और इसमें क्या फर्क है? देखो इसमें ये फर्क है, जैसे आप अपने 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 किसी रिलेटिव के घर गए, आप अपने किसी चाचा के घर गए मान लो, है ना। अब आपके चाचा तो मान लो किसी अच्छी पोस्ट पर है, मान लो आपके चाचा आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आपके चाचा आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ बातें बता रहे हैं, तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगी। लेकिन आपकी जो चाची हैं वो कुछ नहीं करती, उनका कोई जॉब नहीं है, मतलब वो हाउस वाइफ है ना, और उनको कोई आइडिया नहीं है इस सिविल सर्विस का, उनको कोई आइडिया नहीं है, और वो आपको बताएं कि बेटा ऐसे पढ़ ऐसे पढ़ ऐसे पढ़, मैंने तेरे चाचा को ऐसे पढ़ते देखा था, तो वो सब वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, तो जिस इंसान के पास एक्सपीरियंस है खुद का उस चीज का, और वो एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर कर रहा है तो वो स्ट्रांग है। और अगर कोई व्यक्ति जिसका उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, जैसे आपके गांव में किसी ने एसएससी आज तक किया नहीं और वो आपको एसएससी के रिगार्डिंग सलाह देने लग जाए, कोई आज तक बैंक पीओ बना नहीं और वो आपको बैंक पीओ के रिगार्डिंग सलाह देने लग जाए, उसने बैंक पीओ की कभी तैयारी नहीं करी है और वो आपको बताए कि कैसे पढ़ना है, तो वो सब वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में है। स्ट्रॉन्ग जहां एक्सपीरियंस शो होगा वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में। कुछ बेटा फैक्ट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ सार्वभौमिक सत्य हैं। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएंगे। तो जो सार्वभौमिक सत्य हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएंगे। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएंगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है बाबू? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने कुछ आपको बातें बताई स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट को पहचानने की। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे हम स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट को पहचान सकते हैं। बाकी जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तो चीजों को हम अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन, वन वे और ओनली वे में डिफरेंस ये है बेटा, वन वे होता है एक तरीका, ओनली होता है यही एक तरीका है केवल, मतलब केवल एकमात्र तरीका। वन वे का मतलब इसके साथ साथ और भी तरीके हैं, वन वे का मतलब उसके साथ साथ और भी तरीके हैं। समझ रहे हो? स्टेटमेंट, आर्गुमेंट। चलिए, तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जो बातें मैंने आपको बताई उन बातों का ध्यान रखना कि आर्गुमेंट या तो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। वीक आर्गुमेंट की बातें ध्यान रखना।
क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अच्छा ये बताओ, शुड द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन? मतलब लोग क्या करते हैं पहले, हालांकि कंप्लीटली बैन लग चुका है, पहले लोग क्या करते थे, है ना, पहले लोग क्या, हालांकि फॉरेन में बेटा, विदेशों में तो ये कंप्लीटली बैन नहीं है, ये जो भारत में ही है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट भारत में ही बैन किया गया है, ठीक है। तो पहला तर्क है हाँ और ना, लेकिन हमें आपकी हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसके पीछे से पे रीजन से मतलब है। दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। बिल्कुल सही बात है कि गांव में, हालांकि ये आजकल तो बहुत कम हो गया, ये फैक्ट है बेटा, आजकल तो बहुत कम है, लेकिन आजकल है, मतलब खत्म नहीं हुआ ये, आज भी है, आज भी कई जगह पर ऐसा है कि फीमेल फोर्टिसाइड होता है, मादा भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। पहले तो बहुत ही कुछ होता था, है, पहले तो बहुत होता था ये, बट आज भी है, बट इतना नहीं है जितना पहले था। तो ये बात जो है एकदम फैक्ट है, इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे ना कंप्लीटली बैन किया गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध है। हाँ जी। दूसरा, नहीं ऐसा मत करो, पीपल हैव ए राइट टू नो अबाउट देयर सेक्स ऑफ देयर अनबोर्न चाइल्ड। भाई ऐसा मत करो, क्योंकि लोगों को अधिकार है, लोगों को अधिकार है अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का। देखो लोगों को अधिकार है, हम पर्सनल थिंकिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पर्सनल लेवल पे नहीं जा सकते, तो ये आर्गुमेंट वीक है। हमें हमेशा अपने समाज के बारे में सोचना होगा, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना होगा, हम पर्सनल लेवल पे किसी चीजों को जज नहीं करेंगे, ठीक है, हम पर्सनल लेवल पे किसी चीजों को जज नहीं करेंगे, हमें एज ए होल सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा, एज ए समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, पर्सनल लेवल पर हम किसी चीजों को जज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, है ना, केवल पहला ही तर्क ठोस है, केवल पहला ही तर्क ठोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा आप लोग आंसर्स अपने अपने रजिस्टर पे लिखते जाना, ताकि बाद में पता चलेगा, अरे भैया एक ही कमेंट को 100 बार मत करो, बाद में हम देखेंगे कि कितने बच्चों का आंसर सही था, कितने का गलत था, ठीक है। अपने अपने नोटबुक में बेटा आंसर्स लिखते चले जाओ, अपनी अपनी नोटबुक में आंसर्स लिखते चले जाओ। मंगल भैया क्या करे जा रहे हो तुम, एक ही मैसेज को 100 बार टाइप कर दिया तुमने, क्या करके मानोगे तुम, हाँ? हाँ जी, क्या भारत में, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य करना चाहिए, ये बताओ। क्या भारत में जैसे जो पेरेंट्स है बेटा, जो पेरेंट्स है ना, जो इंडियन पेरेंट्स है वो एक से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, आपको पता है ना। तो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स टू ऑप्ट ओनली 1 चाइल्ड एज अगेंस्ट 2 और मेनी मोर। क्या उनको बोलना चाहिए भारत में एक ही बच्चा है, जनसंख्या कानून वो भी इतना खतरनाक कि बच्चा करोगे तो एक ही करोगे, इसके अलावा नहीं करोगे, क्या ऐसा करना चाहिए? तो बेटा हाँ और ना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखो, ठीक है, अपनी भावनाओं से मत खेलो। हम आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे हम आंसर नहीं दे सकते। तो आप बोलो बेटा हाँ या आप बोलो ना, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो देखेंगे उस हाँ के पीछे आप रीजन क्या देना चाह रहे हो। तो आपने हाँ के पीछे रीजन क्या किया, दिस इज द ओनली वे। बेटा यहाँ पे ओनली वे, ओनली वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आर्गुमेंट में ओनली वर्ड का यूज होगा तो वो आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा।
ओनली वर्ड का यूज हम नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, उन पॉइंट्स पे ध्यान दो। दूसरा है नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाई एनी अदर कंट्री। भाई दूसरे देश ऐसा नहीं कर रहे तो तुम क्यों कर रहे हो? तो भैया हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और मैंने आपको क्या बताया कि हम कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो पहले में ओनली वर्ड का यूज है, दूसरे में कंपैरिजन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग। ना तो पहला तर्क ठोस है और ना ही दूसरा, क्योंकि ओनली और कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, ओनली और कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर फर्स्ट वाले में ओनली वे की जगह वन वे आता, अगर ओनली वे की जगह वन वे आता तो स्ट्रांग होता। अगर ओनली वे की जगह फर्स्ट वाले में वन वे लिखा होता तो वो स्ट्रांग की कैटेगरी में चला जाता। क्या भारत में कोयला खनन क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग इन कोल इन इंडिया? देखो ये कह रहे हैं शुड देयर बी कंप्लीट बैन। क्या कोल माइनिंग पर कंप्लीट बैन लगा होना चाहिए? क्या कोल माइनिंग पर कंप्लीट बैन लगा होना चाहिए? तो बेटा हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम रीजन क्या देना चाह रहे हैं उसके पीछे ये ज्यादा जरूरी है। हाँ ऐसा करो, द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। अच्छा ये बताओ, ये जो कोल रिसोर्स है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है? हाँ ये एक नेचुरल रिसोर्स है या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्स है एनर्जी का? ये जो कोल है ये नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है या फिर आर्टिफिशियल एनर्जी रिसोर्स है? सर ऑब्वियस सी बात है ये एक नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है, ये एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। और अगर ये एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है मेरे भाई, अगर ये एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है तो अगर ये प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है इसका मतलब ये है कि इसके बारे में हम कोई भी बात 100% जज नहीं कर सकते। हम 100% ट्रू इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम अगर ये बात कह रहे हैं तो सिर्फ ये एक अजम्पशन है हमारा, सिर्फ ये क्या है? अजम्पशन, ये एक अनुमान है। और बेटा अनुमान के बेसिस पर हम कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते। अजम्पशन जो होंगे ना वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में नहीं जाएंगे।
ये एक अजम्पशन है, ये एक अनुमान है, और अनुमान वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अनुमान जो होगा, जो अजम्पशन होगा, वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन है, और अजम्पशन हमेशा वीक आर्गुमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अजम्पशन हमेशा वीक आर्गुमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अजम्पशन हमेशा वीक आर्गुमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरा, वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। ये कह रहे हैं जितनी एनर्जी हमें कोल से मिलती है उतनी एनर्जी दूसरी हमें कहीं से नहीं मिलती। आपको पता है ना, आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी कि कोयला खत्म होने वाला है, तो लाइट जो है, बिजली, ये भी खत्म होने वाली है ना। ऐसी अफवाह आपने सुनी होगी कि कोयला भारत में नहीं आने वाला और लाइट की कटौती हो रही है और बिजली भारत से जाने वाली है। ऐसी बीच में आपने कहानी सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अभी कुछ मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर की ही बात है शायद ये। तो कोल के बराबर जो एनर्जी है ना, वो शायद दूसरी हमें किसी से मिलती ही नहीं है ना। कोयले से ही हम बिजली बनाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी है जो कोयले से हमें मिलती है, वो एनर्जी कहीं और से नहीं मिलती। बेटा अगर सोलर से इतनी एनर्जी मिलती तो सोलर लाइट हर जगह मतलब घरों में यूज होती, लेकिन नहीं यूज हो पा रही है, तो वो उतनी एनर्जी सोलर हमें नहीं दे सकता जितनी हमें कोल से मिलती है। ठीक है, इसलिए ये बात एकदम फैक्ट है। ये बात क्या है? ये फैक्ट है। तो इसीलिए ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। केवल दूसरा ही तर्क ठोस है, केवल दूसरा ही तर्क ठोस है, केवल दूसरा ही तर्क ठोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूरेनियम से? अबे गधे, यूरेनियम ब्लास्ट करते हैं क्या? हाँ, यूरेनियम की रिएक्शन करा दे क्या यहाँ पे हम? ऐसी बातें कर रहे हो तुम तो। हाँ जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन थोड़ी कर सकते हैं रिएक्शन हम एनर्जी लाइट बनाने के लिए। चलिए, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए? क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा? हेलो, हाँ जी, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और उनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसा देना चाहिए? ये बताओ भाई। जो लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो झुग्गी
हाँ जी, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं लोग, क्या उनको शहर के बाहर कर देना चाहिए? आपको पता है किसी भी शहर के आसपास झुग्गी झोपड़ियां बनी होती हैं? किसी भी शहर के आसपास झुग्गी झोपड़ी होती हैं जहां लोग रहते हैं, अपना बसारा करते हैं, है ना? तो पहला तर्क है यस, बिल्कुल ऐसा कर दो। क्यों? क्यों ऐसा कर दो? द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट सब डेवलपमेंट। अच्छा, इसकी हिंदी यहाँ लिखी गई है। हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गति को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन झुग्गी झोपड़ियों को हटा देना चाहिए। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जो बात कह रहे हैं ये एकदम फैक्ट है कि जब भी हम किसी बड़े शहर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, है ना, जब भी हम किसी बड़े शहर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं? अगर हम किसी बड़े शहर को डेवलप करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी बड़े शहर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें वहां पे ना स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, मोर एंड मोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। और अगर ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो हमें भाई स्पेस की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? क्योंकि डेवलपमेंट किससे होगा? डेवलपमेंट होगा हॉस्पिटल बनाने से, डेवलपमेंट होगा कॉलेजेस बनाने से, डेवलपमेंट होगा फैक्ट्रीज बनाने से, डेवलपमेंट होगा पीवीआर बनाने से, डेवलपमेंट होगा मॉल्स बनाने से, डेवलपमेंट होगा मेट्रो बनाने से। और अगर ये सारी चीजें किसी शहर के अंदर बनाओगे, अगर ये सारी चीजें किसी शहर के अंदर बनाओगे तो उससे क्या होगा? उसके लिए हमें स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल स्पेस चाहिए। इसीलिए ये जो बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा है, नहीं ऐसा मत करो। क्यों? ऑल these people live will lose their homes and livelihood and they should not be relocated। ऐसा मत करो, ऐसे सब लोग अपनी घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह पर नहीं बसाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे तो लोगों की जीविका नष्ट हो जाएगी। बेटा, प्रहलाद की वीडियो डल जाएगी, अभी टेंशन मत लो, आज डाल दूंगा मैं, ठीक है? ये कह रहे हैं, देखो ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उसके आसपास पता है क्या होता है? वो लोग ना आसपास काम करते हैं, मतलब किसी के घर में काम कर रहे हैं या रेडी लगा ली उन्होंने, कोई ठेला लगा रखा है, तो वो लोग ड्राइवर का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, तो वो लोग आसपास वही काम करते हैं। अगर इन लोगों को झुग्गी झोपड़ियों से बाहर कर दोगे तो इनकी तो जीविका नष्ट हो गई, इनकी तो जीविका नष्ट हो गई। तो ये बात भी एकदम फैक्ट है, ये बात भी एकदम फैक्ट है। यहाँ पर दोनों ही आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर दोनों ही तर्क ठोस है। पहला भी तर्क ठोस है और दूसरा भी तर्क ठोस है। यहाँ पर दोनों ही तर्क ठोस है, यहाँ पर दोनों ही तर्क ठोस है। चलिए नेक्स्ट। बेटा, झुग्गी झोपड़ियों को हटा सकते हैं, बिल्डिंग को क्यों नहीं हटा रहे? देखो, झुग्गी झोपड़ियां इलीगल होती हैं, वहां पे सरकार का कब्जा है पूरा पूरा। और जो बिल्डिंग्स बनी है वो सरकारी जमीन पे नहीं बनी है, उन्होंने जमीन खरीद के बनाई है। तो सरकार तो अपनी जमीन पे कब्जा करेगी ना, अपनी जमीन को लेगी ना, समझ रहे हो? मैं उन झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहा हूं जो इलीगल तरीके से बनी होती हैं।
क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विद्यालयों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए? देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो भारत है, मतलब भारत तो भारत में जो महाविद्यालय है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड अलाउ नहीं होता है ना। जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, उस पे कोई ड्रेस कोड नहीं होता, अपनी मर्जी से बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो या बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जो भी आप अपने कहीं कहीं जगह पे है, लेकिन कहीं कहीं कॉलेजेस में तो है, जैसे जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं तो उनमें तो है ड्रेस कोड, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनमें ड्रेस कोड नहीं होता, यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड नहीं होता है। तो यही बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी में भी ड्रेस कोड होना चाहिए कॉलेजेस में जैसे होता है ना? तो कॉलेजेस की तरह यूनिवर्सिटी में भी ड्रेस कोड होना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है हाँ, हाँ से कोई लेना देना नहीं है। दिस विल इम्प्रूव द एम्बियंस ऑफ द कॉलेज as all the students will be decently dressed. This will improve the ambience of the college. हाँ, इससे महाविद्यालयों का परिवेश सुधर जाएगा। देखो जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, यूनिवर्सिटीज, उसमें इसका कोई कंसेप्ट नहीं है ड्रेस का। अगर आप कुछ चीजें ना आप अपनी रियल लाइफ से भी जोड़ के दे सकते हो, क्या रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें पर्टिकुलर ड्रेस कोड से हमें कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी का परिवेश सुधर जाएगा वो ड्रेस कोड से, है ना। तो यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये वहां पे लॉजिक ही नहीं है ना। हाँ जी, यूनिवर्सिटी एक कॉलेज की तरह एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं है, मतलब एक चारों, मतलब एक जगह नहीं है जहां सारे बच्चे एक साथ एकत्रित होते हो। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, एक बिल्डिंग वहां, एक बिल्डिंग वहां, एक बिल्डिंग वहां। तो वहां पर ये वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा पर्टिकुलर, मतलब ये एक जगह नहीं है यहाँ। मतलब ऐसा थोड़ी है कि यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह प्रेयर हो रही है, सारे बच्चे एक साथ लाइन में खड़े हैं, सब एक साथ आ रहे हैं, सबकी एक साथ छुट्टी हुई है, सब एक साथ जा रहे हैं। तो जहां पर ये कल्चर है वहां पे प्रेयर हो रही है, बच्चे एक साथ एंटर कर रहे हैं, बच्चे एक साथ बाहर जा रहे हैं, सबकी छुट्टी एक साथ हुई है, तो वहां पर ना ड्रेस कोड मतलब फॉलो होता है। वहां पे एम्बियंस भी दिखेगा अगर सब पर्टिकुलर एक ड्रेस में होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये सारे कंसेप्ट होते कहाँ, ये बताओ। यूनिवर्सिटीज में तो है ना, कभी किसी का लेक्चर है, कोई बिल्डिंग कहीं पर है, कोई बिल्डिंग कहीं पर है, तो वहां पर ये चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वहां पे ड्रेस कोड से कोई फायदा नहीं होने वाला, उस एम्बियंस से कोई लेना देना नहीं है यूनिवर्सिटी में। दूसरा, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने पर आने की छूट होनी चाहिए। तो ये चीज तो हो ही रही है, ये चीज तो हो ही रही है, इसीलिए ओनली सेकेंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हाँ जी, दे लेफ्ट टू चूज देयर क्लोज फॉर कमिंग टू क्लोज, ओनली सेकेंड स्ट्रॉन्ग। केवल दूसरा ही तर्क ठोस है, केवल दूसरा ही तर्क ठोस है। प्रेयर करने में बहुत मजा आता था। देखो कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कॉलेजेस गलत लिख दिया है, ये यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं हम, यूनिवर्सिटीज की, समझ रहे हो, यूनिवर्सिटीज की। हाँ, स्कूल डे मतलब कॉलेज की जगह यूनिवर्सिटी लिख लो वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है, should the oil companies be allowed to fix the price of petroleum product depending on market condition? क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थिति के आधार पर तय करने की अनुमति दे देनी चाहिए? क्या तेल कंपनियों को अनुमति, अच्छा आपको पता है कि जो तेल का दाम होता है, जो ऑयल के प्राइस होते हैं, जो तेल का दाम होता है, ये बताओ जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो कौन तय करता है? सर, जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो हमारी सरकार तय करती है। जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो हमारी सरकार तय करती है, वो हमारी गवर्नमेंट तय करती है ना। जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो हमारी सरकार तय करती है, हमारी गवर्नमेंट तय करती है ना, है ना। ऑयल के प्राइस हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट तय करती है, बिल्कुल तय करती है सर, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, जी हाँ। अब
ये कह रहे हैं कि ये छूट बेटा पेट्रोल मतलब तेल बनाने वाली कंपनी को देनी, जैसे रिलायंस को देती थी। रिलायंस ने अपने हिसाब से रेट फिक्स कर दिए, इंडियन ऑयल ने अपने हिसाब से चेंज कर दिए हैं, भारत पेट्रोलियम ने अपने हिसाब से रेट चेंज कर दिए। ठीक है, हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर तेल कंपनियां अपने हिसाब से पेट्रोल के दाम फिक्स कर लें। ठीक है, तो पहला तर्क है यस, बिल्कुल ऐसा कर लो। क्यों? दिस इज द ओनली, बेटा ओनली वर्ड है तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली वर्ड है तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, ऐसा मत करो। दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड विल कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द, हाँ जी, ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, इससे ना आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी। आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। देखो, आपको पता है कि जो ऑयल होता है, जो ऑयल के पेट्रोल के प्राइस होते हैं, डीजल के जो प्राइस होते हैं, वो बढ़ने घटने से महंगाई बढ़ती और घटती है। आपको पता है ना कि तेल के दाम ही है जो महंगाई को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब डीजल महंगा होगा तो बाजार में जो भी डिलीवरी ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा महंगा होगा तो हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी। अगर मान लो पेट्रोल पर कंपनी प्राइवेटली अपने रेट कम और ज्यादा करने लग जाए तो मार्केट में तो दिक्कत आ जाएगी ना। जैसे आलू अभी बिक रहा है 10 रुपए किलो, अचानक से पेट्रोल किसी कंपनी ने बढ़ा दी तो फिर 20 रुपए किलो, फिर कम कर दिए, तो वो बहुत गड़बड़ होगी, है ना, फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। ये बात एकदम फैक्ट है, ये बात एकदम फैक्ट है, फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। हाँ जी, तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, ये बात एकदम फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, प्रहलाद की वीडियो डल जाएगी यूट्यूब पर बेटा, शाम को डल जाएगी। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं जो फांसी की सजा दी जाती है भारत में, जो मृत्युदंड दिया जाता है उसको कंप्लीटली बैन कर दो। मृत्युदंड को पूरी तरीके से भारत में समाप्त कर दो। भाई मृत्युदंड को कंप्लीटली बैन कर दो, मृत्युदंड को भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर दो, पूरे तरीके से समाप्त कर दो मृत्युदंड को भारत में। ठीक है, हाँ जी, मृत्युदंड को पूरी तरीके से समाप्त कर दो। पहला आर्गुमेंट है यस, हाँ बिल्कुल कर दो, क्योंकि कंट्रीज बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव एबोलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट। देखो, कंट्री बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन, तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंट्री बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन हम कर नहीं सकते, कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। ठीक है, कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। दूसरा है दिस इज द वन वे। देखो, वन वे अगर वर्ड यूज होगा, वन वे अगर वर्ड यूज होगा तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रांग होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, देखो कंपैरिजन हम कर नहीं सकते, कंपैरिजन हम कर नहीं सकते, और वन वे वर्ड अगर यूज होगा तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रांग होगा, वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रांग की कैटेगरी में जाएगा, हमेशा स्ट्रांग की कैटेगरी में जाएगा। क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? ओहो ओहो, ये तो भाई अग्निवीर है ना। हाँ जी, हम तो कह रहे हैं क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? पहला है नहीं, ऐसा मत करो। क्यों नहीं मत करो? ऐसा मत करो, क्यों नहीं करो? क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। ये सही कह रहे हैं कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं है, डोंट हैव फिजिकल एंड मेंटली मैच्योर टू शोल्डर सच बर्डन, है ना। तभी तो उसकी उम्र 18 और 22 कर रहे हैं, ये 18 और
21 17 से 21 की है, मतलब उन्होंने अब 18 की जगह 17 कर दी है ना, 17 से 21, अब 17 से 23 भी कर दी है। कोविड की वजह से उन्होंने 2 साल बढ़ा भी दी है। तो तो ये बात तो एकदम फैक्ट है, ये सही कह रहे हैं। बंदा मतलब फिजिकली मेंटली मैच्योर नहीं होता है, ये बात एकदम सही है ना। फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं होता 18 से कम, है ना। अब 18 की जगह 17 कर दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यस, दिस विल हेल्प कंट्री टू डेवलप सच आर्मी फोर्स विल सर्व कंट्री फॉर ए लॉन्गर टाइम। देखो आपको पता है आर्मी में कोई लंबी सर्विस का कंसेप्ट ही नहीं है। आर्मी में कोई लंबी, अब तुम देखो ना अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए 6 साल के लिए रखा जा रहा है, हाँ? तो आर्मी नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ कोई भी सैनिक लंबे समय तक काम करे, ये कंसेप्ट आर्मी के अंदर है ही नहीं। लॉन्ग सर्विस का, लॉन्ग टाइम सर्विस का कोई कंसेप्ट आर्मी के अंदर नहीं है, वो चाहती ही नहीं है ना, कि लोगों को लिया जाए और लंबे समय तक काम कराया जाए। वो तो जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट पे तुली है, मतलब जल्दी, जब तक बंदा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है तब तक हम उससे, है ना, वो आर्मी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद वो रिटायरमेंट ले ले, ठीक है, उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो जाए। तो पहला ही आर्गुमेंट ठोस होगा, पहला ही आर्गुमेंट ठोस होगा सिर्फ। दूसरा, क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनी है दाने दाने में केसर का दम, अब तो हम भी जुआ केसरी बोलते हैं मतलब कोई भी हो, है ना, मतलब अब तो तंबाकू कोई भी एक्टर बचा नहीं है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, रणवीर सिंह हो, दोनों एक साथ ऐड करते हैं, सलमान खान अलग ऐड करता है, अजय देवगन हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी, ऋतिक रोशन है ना, और उसके बाद टाइगर श्रॉफ है, जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, हर सेलिब्रिटीज ऐड कर रही है ना, हर सेलिब्रिटी, कोई सेलिब्रिटी बची नहीं है जो ऐड ना कर रही हो पान मसाले का। तो क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनी द्वारा प्रतिनिधि प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए, है? तो जो जितने भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट कराए हैं, है ना, जितने भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट कराए हैं, अक्षय कुमार से, शाहरुख खान से, सलमान खान से, अजय देवगन से, ऋतिक रोशन से, अमिताभ बच्चन से, ये सारे एडवर्टीजमेंट सब बंद कर देने चाहिए, है? सब बंद कर देने चाहिए क्या? क्यों भाई, सब बंद कर देने चाहिए क्या? हाँ, ये कह रहे हैं, हाँ ये सब बंद कर दो। क्यों? दिस इज द ओनली वे। देखो, ओनली वे हम वर्ड यूज नहीं कर सकते, ओनली वे हम वर्ड यूज नहीं कर सकते, ओनली वे का हम यूज नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया है, ओनली वे वर्ड यूज नहीं होगा। दूसरा है नहीं, दिस कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। देखो, पैसा खर्च किया है, पैसे का कोई जिक्र नहीं हो सकता, पैसे से कोई आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं होगा, वो क्या होगा? वो वीक ही रहेगा। पैसे से आर्गुमेंट क्या होगा? पैसे से आर्गुमेंट वीक ही रहने वाला है। पैसे से आर्गुमेंट क्या रहेगा भैया? पैसे से आर्गुमेंट वीक ही रहने वाला है, ठीक है, हाँ जी, पैसे से आर्गुमेंट वीक ही रहने वाला है। नेक्स्ट, क्या निजी क्षेत्र में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए? शुड द रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, है ना, फॉर वीकर सेक्शन of the society be extend to the private sector also। ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है, जो हम रिजर्वेशन देते हैं लोगों, रिजर्वेशन आपको पता है ना, वीकर सेक्शन को, यहाँ पर जो रिजर्वेशन हो रहा है बेटा, कास्ट के बेसिस पे नहीं दिया जाता। यहाँ पे जब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, वो वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, है ना यहाँ पर जो हम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, कास्ट बेसिस पे नहीं कर रहे। तो पहला आर्गुमेंट है नहीं, मत दो रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्सन। ये कह रहे हैं जो प्राइवेट कंपनी के ओनर हैं, सरकार अगर वीकर सेक्शन को आरक्षण देगी तो प्राइवेट कंपनी के जो ओनर है ना, वो मानेंगे नहीं। अब एक बात बताओ, अगर सरकार ने कोई आदेश दे दिया कि हर प्राइवेट कंपनी में 10% एम्प्लॉय वीकर सेक्शन आपको रखने ही पड़ेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो बेटा वो रखने ही पड़ेंगे। फिर, है ना, फिर कोई बड़ी कंपनी का मालिक मना नहीं कर सकता। तो ये जो तर्क है ना, ये वीक है, ये कमजोर तर्क है, समझ रहे हो? हाँ जी। दूसरा है, हाँ, दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी के वीकर सेक्शंस लोगों को गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स मिलने लगेगी तो उनमें इंप्रूवमेंट होगा, उनकी स्थिति में, उनकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा। तो ये तो एकदम फैक्ट है, ये बात एकदम फैक्ट है। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग, ये बात एकदम फैक्ट है,
है ना भाई, ये बात तो एकदम फैक्ट है। ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करो। हाँ जी, शुड लिकर कंपनीज बी, क्या कम उम्र के युवाओं को कम क्या कम उम्र के युवाओं के द्वारा क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? ये बताओ, जो कम उम्र के लोग होते हैं, है ना, जो कम उम्र के लोग होते हैं उनके साथ शराब से जुड़ी घटनाएं होती हैं। हाँ जी, तो भाई ये कह रहे हैं कि जो कम उम्र के लोग हैं, है ना, वो शराब पी लेते हैं और दुर्घटना करते हैं, तो क्या उसका जिम्मेदार शराब बनाने वाली कंपनियों को ठहराया जाना चाहिए? बेटा कौन सी ब्रांड की पी के आया है? जो कम उम्र के बच्चे हैं वो शराब पी के दुर्घटना करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ना शराब कंपनियों को दे देनी चाहिए कि जिस ब्रांड की शराब पी है वो इसका भुगतान करेगी, है। तो पहला आर्गुमेंट है यस, दे डोंट एडवर्टाइज द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। बेटा कंसिक्वेंसेस ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल, है ना, दे डोंट एडवर्टाइज द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। ठीक है, हाँ, वे शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन नहीं देते। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, शराब पीने, है ना, हाँ, वे शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन नहीं देते, है ना, शराब पीने से क्या क्या हानि हो सकती है इसका विज्ञापन नहीं देते। पहली बात तो यह है, शायद मैंने ऐसा सुना है लोगों से कि शराब की बोतल पे लिखा होता है ना, कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसा कुछ लिखा होता है ना। तो बेटा वो तो एडवर्टीजमेंट तो करते हैं, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा, नो फेक आइडेंटिटी कार्ड्स एंड लाइसेंस आर इजीली अवेलेबल टू द यूथ अलाउइंग देम टू ऑब्टेन अल्कोहल। ये सही कह रहे हैं कि अगर मान लो जो शराब बेचने वाली शॉप है, उन्होंने बच्चों को शराब देने से मना कर दिया,
तो वो क्या करते हैं, फेक आइडेंटिटी कार्ड और लाइसेंस ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए देखो मेरी उम्र 22 वर्ष से अधिक है, मुझे शराब दे दो। तो ये बात एकदम फैक्ट है। तो बेचारी शराब कंपनियां क्या करेंगी इसमें, है ना, शराब कंपनियां क्या करेंगी। तो इसीलिए ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट से पढ़ो इस क्वेश्चन को, जल्दी से पढ़ो और समझो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दें। देखो आजकल ना होता क्या है कि जैसे ही बच्चे कमाने लगते हैं, जैसे ही उनकी शादी हो जाती है और वो कमाने खाने लगते हैं, तो वो अपने माता पिता की इज्जत करना छोड़ देते हैं। ऐसा अधिकतर ये बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं आज की लाइफ में। तो ये कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि जब बूढ़े माता पिता होंगे तो उनको बच्चों को पैसा पैसा देना ही पड़ेगा, एक मतलब मिनिमम इनकम का इतना हिस्सा देना ही पड़ेगा अपने माता पिता को। तो ऐसा एक कानून लाना चाहिए। तो पहला तर्क है हाँ ऐसा लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एज्ड पेरेंट्स बाय देयर इमीडिएट फैमिली इज ग्रोइंग। ये बात बिल्कुल सच है कि ये है ना, हाँ बूढ़े माता पिता की उनके नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्या का परिणाम बढ़ रहा है। तो ये बात फैक्ट है, ये घटनाएं आजकल बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए है ना, हम तो फैक्ट की बात करते हैं। नो द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस मतलब इस कानून को लागू करने में इसकी कॉस्ट बहुत अधिक होगी। ये तर्क क्या है? ये तो एकदम वीक है, ये एकदम वीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को लिए दी जाने वाली निधि को गरीबों की जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर देना चाहिए? ये पता है क्या कह रहे हैं, जो इसरो में है ना, जो इसरो में पैसा भेजा जाता है, जो इसरो में पैसा भेजा जाता है ना, उस पैसे से क्या करना चाहिए, वो पैसा गरीबों में बांट देना चाहिए। क्यों? भारत तो कुछ कर नहीं पा रहा, तो इससे बढ़िया वो पैसा गरीबों में बांटो, उनका तो भला होगा। कौन सा युद्ध होने जा रहा है तुम कौन सा इतना पैसा खर्च कर रहे हो? हाँ जी, कौन सा इतना पैसा, मतलब तुम क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो अपने स्पेस में, है ना, रिसर्च प्रोग्राम्स में जिनसे कोई लेना देना नहीं है? तो इसीलिए वो पैसा गरीबों बांट दो, कम से कम गरीबों का तो भला होगा। पहला है हाँ ऐसा कर दो, क्योंकि आवर बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज, सो वी कैन नॉट compete with them, and hence it can be put to better use in schemes to benefit the poor। ये कह रहे हैं देखो वैसे भी हमें जो पैसा मिलता है ना, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा मिलता है, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स को जो पैसा मिलता है, वो बाकी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम पैसा मिलता है। तो इतने कम पैसे में वैसे भी तो कुछ होगा नहीं, इससे बढ़िया पैसा गरीबों में मार दो, उनका ही भला हो जाए। पहली बात तो बेटा यहाँ पे कंपैरिजन वाली भावना है। दूसरी बात, ये आर्गुमेंट बिल्कुल वीक है। भाई कम पैसा मिले या ज्यादा पैसा मिले उससे क्या, हमें तो अपनी रिसर्च करनी है ना। कम मिले तो कम के हिसाब से रिसर्च करनी है, ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा के हिसाब से रिसर्च करनी है। दूसरा है हाँ हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान का बजट अन्य देशों के बजट से अच्छे। तो पहला ये नो communication satellites help to provide service like telemedicine so people rural area। देखो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो स्पेस प्रोग्राम्स में जो पैसा जा रहा है वो गरीबों की मदद नहीं करता, वो बिल्कुल गरीबों की मदद करता है। देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेल्प करता है, और वो
जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, तो वो दूर दूर गांव गांव में ना सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक टेलीमेडिसिन, है ना। लोग गांव में फोन करके पूछ सकते हैं कि ये मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए, मतलब टेलीमेडिसिन मेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है गरीबों के लिए। तो ये सब किसकी बदौलत है? ये सब उन प्रोग्राम्स की तो बदौलत है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्पेस रिसर्च में प्रोग्राम्स में जो पैसा दिया जा रहा है उसका फायदा गरीबों को नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये बात सच है, ये बात सच है, एकदम सच है। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पढ़ो इस क्वेश्चन को, समझो और आंसर देने की कोशिश करो। क्या सरकार को निजी प्रसारकों पर उन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जिसमें राष्ट्रीय टीम शामिल हो के कवरेज को सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ शेयर करने पर बाधित करना चाहिए? देखो आजकल आईपीएल या अब ये जो T20 सीरीज हुई है इंडिया साउथ अफ्रीका की, जो आने वाले समय में इंडिया का मैच होगा, तो ये सारे जो मैचेस हो रहे हैं जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम शामिल है, उन मैचेस को डीडी नेशनल पर फ्री दिखाना चाहिए, है ना। उन चैनल को बाध्य कर देना चाहिए, स्टार स्पोर्ट को, इस, है ना, कि भाई तुम अपने डीडी नेशनल से गवर्नमेंट जो चैनल है जो फ्री में गरीबों को चैनल दिखाए जा रहे हैं, उस चैनल पे भी वो मैच को दिखाया, मतलब मैच देखने का किसी इंसान को पैसा ना देना पड़े। तो पहला तर्क है हाँ ऐसा करो, पीपल विदाउट एक्सेस टू सैटेलाइट टेलीविजन कैन गेट टू सी देयर नेशनल टीम प्लेइंग इन द मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ये बात बिल्कुल सच है, हाँ भाई ऐसा करो, ताकि कम से कम लोग अपनी इंटरनेशनल टीम को खेलते हुए तो देख सके, है ना। जो लोग सैटेलाइट से जुड़े लोग टेलीविजन नहीं देख पा रहे हैं, जिसके पास टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसी सुविधाएं नहीं है, वो कम से कम, है ना, अपने नेशनल टीम को खेलते तो देख सके। नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि प्राइवेट ब्रॉडकास्ट विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के खिलाफ ही तुम एक्शन ले लोगे, है भाई, तुम सरकार के खिलाफ ही एक्शन ले लोगे। ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम सरकार के खिलाफ ही एक्शन ले लो, तुम सरकार के खिलाफ ही एक्शन ले लोगे? हाँ चलिए नेक्स्ट, सरकार के खिलाफ थोड़ी एक्शन ले लोगे। क्या घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइन का विलय करके उन्हें एक इकाई बना देना चाहिए? देखो जो एयर, जैसे आपने देखा होगा भी टाटा ने एयरलाइन खरीद ली थी, है ना, सरकार से। टाटा ने भी तो एयरलाइन खरीद ली, एयर एशिया को टाटा ने खरीद लिया। तो पहला तर्क है हाँ ऐसा कर दो, द मर्जर विल पुअर देयर रिसोर्सेज अलाउइंग देम टू द एक्सपेंड देयर सर्विसेज एंड बी मोर कम्पिटिटिव एंड, हाँ, विलय करने से क्या होगा, उनके संसाधन इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी सेवाएं बढ़ सकेंगी और वे निजी और फिर वे विदेशी एयरलाइन से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। ये कह रहे हैं जैसे ही आप विलय करोगे, तो पहले एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय थे, जैसे ही आप विलय करोगे तो 1000 के 2000 एम्प्लॉय हो गए। तो उससे क्या होगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, फिर जो फॉरेन एयरलाइंस है ना उनसे हम compete कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास अब रिसोर्सेज ज्यादा हो गए, हमने दो कंपनी को जोड़कर एक बना दिया। तो ये बात फैक्ट है कि जब हम मर्ज करते हैं तो उससे सुविधाएं बढ़ जाती हैं, तो हम और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। नो द मर्जर विद रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब, ये बात बेटा गलत है। बेटा जॉब्स छूट जाती है मर्ज करने पर, ऐसा कहना गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब हम कंपनीज मर्ज करते हैं तो जॉब कम नहीं होती है, जॉब कम नहीं होती है। ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है जॉब कम हो जाए। क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट दिया जाना चाहिए? पढ़ो इस क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करो, पढ़ो फटाफट से।
बेटा वो कंपेयर नहीं हो रहा, वो तो बताया जा रहा है कि हम लोगों से बेहतर हो जाएंगे, वहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा। ठीक है, वहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा। देखो, क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश विद्यार्थियों के शुड द एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया be given only on merit without any concession to any particular group of student। ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे एमबीबीएस हो गया, है ना, इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए, है ना, एमबीएस के कोर्सेज हो गए, इनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होना चाहिए। जो बच्चे का स्कोर सबसे ज्यादा उसका एडमिशन लो, कोई रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज में, है ना। ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई भी रिजर्वेशन कोटा काम नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो पहला है यस। क्यों? हाँ, दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज एज दे विल एबल टू कंप्लीट कोर्सेज सक्सेसफुली। देखो, दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी, है ना, क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्सेज सक्सेसफुली। हाँ, इससे छात्रों की गुणवत्ता में सुधार, देखो छात्रों की गुणवत्ता में तो सुधार आएगा ही भाई। ऑब्वियसली बात है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट तो इंप्रूव होगी नहीं। दिस विल कीप लार्जर नंबर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। नहीं, इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्स से वंचित रह जाएंगे। ये बात भी एकदम फैक्ट है। ये बात भी फैक्ट है कि अगर भाई साहब ऐसा कर दिया तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े विद्यार्थी है ना, वो पीछे रह जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। ये दोनों ही बातें एकदम फैक्ट है। और जो बेटा फैक्ट होते हैं, आर्गुमेंट, वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं। जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं। फैक्ट हमेशा स्ट्रांग होते हैं। Should the state government be allowed to retain major share of the central taxes collected in respective state? क्या राज्य सरकार संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति देनी चाहिए? क्या राज्य सरकार संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति देनी चाहिए? देखो, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना, एक तो लगता है सीजीएसटी, एक लगता है एसजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल का जीएसटी होता है, एक होता है स्टेट का जीएसटी। तो ये कह रहे हैं कि जो हम सेंट्रल का जीएसटी जो होता है, जो सेंट्रल का टैक्स होता है, जैसे मान लो यूपी में सेंट्रल का टैक्स वसूला गया, तो उसका जो एक मेजर पार्ट है वो यूपी में ही रख देना चाहिए, यूपी में ही रहना चाहिए, है। तो पहला है नहीं, ऐसा मत करो। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिसीव द मेजर शेयर एज द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो सही बात कह रहे हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात सही कह रहे हो कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा नहीं दोगे तो बेटा फिर वो प्रोग्राम्स को कैसे चला पाएगा? है यस, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर शॉर्ट ऑफ फंड्स एंड दे बैडली नीडेड मोर फंड। ये कह रहे हैं हाँ, ज्यादातर राज्य सरकारों के पास निधि की कमी है और उन्हें निधि की बेहद जरूरत है। बेटा निधि की कमी है, निधि की बेहद जरूरत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टैक्स रख लेंगे। क्यों भाई, बताओ। तुम पहले बेटा स्टेटमेंट को पढ़ के ना उसको समझने की कोशिश किया करो। थोड़े से ना स्टेटमेंट आर्गुमेंट चैप्टर में थोड़े से ना टेक्निकल स्टेटमेंट्स का यूज हो रहा है, जो थोड़े से ना इकोनॉमिक बेस्ड है ना, थोड़े से इकोनॉमिक बेस्ड है। ये थोड़ा सा आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि जैसे आपकी उम्र बढ़ गई हो, है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे आपकी जो उम्र है बेटा वो बढ़ चुकी हो, है ना।
हाँ जी, कहां पर थे हम? हम्म The central government should receive the major share as the most of the development programs are funded by the central government. एक सेकेंड, यहाँ हम गड़बड़ कर बैठे थोड़ा सा, ये हम जल्दबाजी में कुछ गलत कर बैठे। देखो, जो स्टेट के जो डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स होती हैं, जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स होती हैं, जो राज्य में कोई भी अगर जैसे काम करना है तो राज्य सरकार ही पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं। भाई राज्य में अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा तो उसके लिए राज्य सरकार ही पैसा देगी। अगर राज्य में यूपी में अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो यूपी सरकार ही उसको पैसा देगी, समझ रहे हो? तो राज्य का अगर कोई काम है तो वो राज्य सरकार पैसा देगी कुछ चीजों को छोड़कर। तो मोस्ट ऑफ द, है ना, मेजर शेयर मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ये बात गलत है। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का काम है। प्रमुख हिस्सा केंद्र सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर विकास कार्यक्रम, बेटा ज्यादातर विकास कार्यक्रम नहीं होते हैं राज्य में, केंद्र सरकार के द्वारा ज्यादातर विकास कार्यक्रम नहीं होते हैं। ज्यादातर राज्य सरकारों के पास निधि की कमी है और उन्हें निधि की बेहद जरूरत है। तो इसके टैक्सेस से कोई दिलत, मतलब दोनों तर्क वीक है, दोनों ही तर्क यहाँ पे क्या होंगे, दोनों ही तर्क यहाँ पे वीक है, वीक है। आज अधिकारी वाली फीलिंग आ रही है, आज ऐसा लग रहा है कि आज आपकी उम्र जो है वो बढ़ गई है, आज आपकी उम्र बढ़ गई है। क्या निजी क्षेत्र में सभी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर देना चाहिए? शुड ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक बी इमीडिएटली मर्ज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक? ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, उनको गवर्नमेंट में मर्ज कर देना चाहिए। चलो ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम ये तो नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट को प्राइवेट में मर्ज कर देना चाहिए, ये तो प्राइवेट को गवर्नमेंट में मर्ज कराने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, क्यों? द प्राइवेट सेक्टर बैंकर आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज एंड हेंस दे शुड नॉट बी मर्ज। ये कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है, इसलिए इनको मर्ज मत करो। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि ये मर्ज हो जाएंगी तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं होंगी, है? ये मर्ज हो जाएंगी तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं होंगी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो ये बात गलत है। दूसरा है, हाँ, दिस विल सेफगार्ड द हार्ड अर्न मनी ऑफ द कस्टमर एंड द इंटरेस्ट विल बी सिक्योर। हाँ, इससे ग्राहकों को मेहनत से कमाया हुआ धन सुरक्षित हो जाएगा। किसने कह दी बेटा? ग्राहकों को मेहनत से कमाया धन सुरक्षित हो जाएगा। न सरकारी न प्राइवेट, किसी भी बैंक में कोई धन सुरक्षित नहीं है, न सरकारी न प्राइवेट। न तो सरकारी बैंक गारंटी लेती है ग्राहकों के पैसे का, न ही प्राइवेट बैंक गारंटी लेती है। अच्छा, जितनी गारंटी सरकारी बैंक लेती है उतनी ही गारंटी प्राइवेट बैंक लेती है, जितनी गारंटी प्राइवेट लेती है उतनी ही गारंटी सरकारी लेती है, दोनों बराबर गारंटी लेती है, दोनों बराबर गारंटी लेती है। ठीक है, ये किसने कह दिया कि पीएनबी में पैसा सिक्योर है और एचडीएफसी में पैसा सिक्योर नहीं है? ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। ठीक है, चाहे प्राइवेट हो सरकार हो, कहीं भी पैसा सिक्योर नहीं है। ठीक है, किसी भी बैंक में दोनों ही सेम सिक्योरिटी, दोनों ही सेम उस पे चलती है। ठीक है, क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए? ये कह रहे हैं जितने भी पुलिस थाने के प्रभारी हैं उनको हर 2 वर्ष में उनका वो कर दो, हर 2 वर्ष में उनका क्या कर दो, हर 2 वर्ष में उनको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो हर 2 वर्ष में। कह रहे हैं नो, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हसल्स, मतलब दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हसल। ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ जाएगा। अरे काम बढ़ जाएगा तो तुम काम नहीं करोगे, क्यों भाई? ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ जाएगा। अरे काम बढ़ जाएगा तो तुम काम नहीं करोगे, तो ऐसा तर्क तो वीक है कि ऐसे तो सर हमारा काम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तर्क तो वीक है, काम बढ़ जाएगा। दिस इज द ओनली, देखो ओनली वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ओनली वर्ड यूज हो रहा है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओनली वर्ड यूज हो रहा है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओनली वर्ड यूज हो रहा है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। खत्म कहानी। चलिए, तो अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा। आपको ये तो बता दूं कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के 5 से 10 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो आप लोग बच्चे एकदम चिंता ना करें, आप एकदम सही बच्चे हो।
परफेक्ट और वेरी गुड की कैटेगरी में हो, परफेक्ट और वेरी गुड की कैटेगरी में हो। अगर आप लोगों के 5 से 10 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो आप परफेक्ट हो, कोई कमी आपके अंदर नहीं है। अगर आपके 11 से 19 क्वेश्चन ठीक हुए हैं देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। तो आप सुपर्ब की कैटेगरी में हो, ठीक है। हाँ जी, 5 से 10 क्वेश्चन ठीक हुए हैं देन यू आर परफेक्ट, 11 से 19 क्वेश्चन ठीक हुए हैं देन यू आर सुपर्ब। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां आंसर सही होने की संभावना ना के बराबर है, पर्टिकुलर इस चैप्टर में। बस ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं, इन पॉइंट्स पे अच्छे से ध्यान देना, इन पॉइंट्स पे अच्छे से फोकस करना, इन पॉइंट्स पे। ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम में अगर ये पॉइंट्स आ गए तो हमारे मजे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, बाय बाय।